तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत में जल निकासी प्रणाली के बारे में। जल निकासी ये लिखा गया है, इसको हम हिंदी में दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं अपवाह तंत्र। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, या इसे अगर हम देखें तो दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं कि नदी तंत्र भी कहते हैं। नदी तंत्र भी कहते हैं, या ड्रेनेज सिस्टम आप समझ लो। ड्रेनेज का मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता होगा, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो भारत में जो भी नदियां हैं, नदियों से जुड़े जो भी टॉपिक्स हैं, वो हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे आप लोग एकदम देख सकते हो, बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखने की कोशिश की गई है ताकि आपको समझ में आए। क्या लिखा गया है? अपवाह शब्द एक क्षेत्र में नदी प्रणाली का वर्णन करता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई रिवर सिस्टम है किसी एक एरिया में, नदी तंत्र है किसी एक एरिया में, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम ड्रेनेज या अपवाह शब्द से ना जानते हैं। ठीक है, सिंपल। अगर आपको अफवाह का मतलब समझ नहीं आ रहा तो ये समझो कि जो पानी का विस्तार होता है, जो पानी का फैलाव होता है, पानी का क्या होता है? फैलाव होता है, उसी को ही क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। ठीक है, ये इसलिए शब्द बताया जा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम में जब अपवाह शब्द दे देता है तो हमें लगता है कि कोई बातों का फैलना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बातों का फैलना नहीं है। अपवाह का मतलब सही अर्थ जो इसका होता है वो नदी प्रणाली से लगाया जाता है। अगर आप फिजिकल मैप पे देखेंगे, किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, मैप के क्वेश्चन जब बनने शुरू हो जाते हैं ना कि राजनीतिक नक्शा क्या होता है, भौतिक नक्शा क्या होता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे ये शब्द इसलिए ऐड कर रखा है, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होता है, जिसे हम हिंदी में भौतिक मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र कहते हैं। तो भौतिक मानचित्र में किसी भी देश, किसी भी जगह का हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक चीज़ें दिखाई जाती हैं, प्राकृतिक दृश्य दिखाया जाता है। प्राकृतिक दृश्य में क्या आएगा? पेड़ पौधे, ठीक है, नदी, पहाड़, पठार। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों जिसमें दिखाई जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं। तो अगर आपको रिवर सिस्टम देखना है तो क्या देखने की ज़रूरत पड़ेगी? फिजिकल मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो नदियाँ बहती हुई जा रही हैं, उनका जो तंत्र काम कर रहा है या उनकी जो जाल काम कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। अच्छा, क्या देखना है? आप देखेंगे उस मैप में कि अलग अलग दिशाओं में बहने वाली छोटी धाराएं एक साथ मिलकर मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। जब आप मैप को विजिट करेंगे, मैप को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक बड़ी नदी बहते हुए आ रही थी और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ क्या हुई? आकर के मिल गई। ठीक है, और इस तरीके से मुख्य नदी का क्या होता है? धारा जो होता है वो और भी तेज और भी ज़्यादा पानी के साथ एक बड़ी नदी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और जो अंत में एक बड़े जल निकाय जैसे झील, समुद्र या महासागर में बहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नदी में आकर के मिल गई छोटी नदी तो उसका काम खत्म हो गया। अब ये सब नदियां जाकर के कहाँ मिलेंगी? किसी और भी बड़े जल जो संग्रह होगा उसमें जाकर के मिलेंगी। जैसे किसी झील में भी मिल सकती हैं, किसी समुद्र में भी मिल सकती हैं और किसी महासागर में भी मिलती हैं। लेकिन हम मोस्टली देखते हैं कि सब जाकर के एक ही जगह मिलते हैं, महासागर में। इसीलिए हम ये कहते हैं कि नदियाँ जो हैं वो कहाँ गिरती हैं? वो गिरती हैं महासागर में। ठीक है, वो कहाँ गिरती हैं? महासागर में गिरती हैं। तो क्या इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? ये सारे पॉइंट्स क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे, लिखा गया है एकल नदी प्रणाली द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखो क्या लिखा गया है? सिंगल रिवर सिस्टम। अगर कोई एक नदी आ रही है, ठीक है, एक नदी आ रही है और उस नदी में कोई दूसरी नदी आकर के मिल रही है, सिस्टम तभी तो मिलेगा कि एक ही नदी आ रही है और उसमें कोई दूसरी नदी आकर के मिल रही है। तो इस कंडीशन को, इस
स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन के नाम से जानते हैं, या इसे हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। यही जो शब्द लिखे गए हैं, एग्जाम में जब पूछा जाता है अपवाह द्रोणी तब समझ नहीं आता क्या होता है। ध्यान से सुन लीजिए, कोई एक नदी अगर बह रही है और उस नदी का तंत्र जो है उसको हम क्या कहेंगे, अपवाह द्रोणी कहेंगे। ठीक है। मानचित्र पर एक करीब अवलोकन से संकेत मिलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पहाड़, ऊपरी भूमि दो जल निकासी घाटियों को अलग करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम ये जानते हैं कि जो भारत है, भारत की कुछ नदियाँ जाकर के अरब सागर में गिरती हैं, कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ नदियाँ दक्षिण भारत से जाकर के उत्तर भारत की नदियों में मिल जाती हैं। ठीक है। तो इसका मेन रीजन क्या है, ये नदियाँ अलग अलग दिशा में अलग अलग तरीके से बहते हुई जा रही हैं। अच्छा, कुछ नदियों का यही उद्गम स्थान रहेगा लेकिन वो इस दिशा में आ जाएंगी। रीज़न क्या है इसका, आप अवलोकन करोगे तो एक चीज़ समझ में आएगा कि अगर कोई भी जगह ऊंचा है, ठीक है, ऊंचा क्षेत्र है, कोई पहाड़ है, कोई ऊपरी भूमि है, ठीक है, तो वो दो जल निकासियों के बीच में क्या करती हैं, विभाजन का काम करती हैं, यानी कि वाटर डिवाइडर या जल विभाजक हम उन्हें कहेंगे। क्या कहेंगे, जल विभाजक कहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, एक नदी यहाँ पर बहती हुई आ रही है और एक नदी यहाँ पर बहती आ रही है। ये नदियाँ, यहाँ से निकलने वाली नदियाँ इस तरीके से आकर के इधर मिल रही हैं, ठीक है, और यहाँ की नदियाँ आकर के इस तरीके से यहाँ मिल रही हैं। रीजन क्या है कि बीच में ये जो है ये उच्च भूमि जल विभाजक का काम कर रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि दो नदियों के बीच में अगर उनकी दिशाएं अलग है तो उच्च भूमि ही क्या करती है, जल विभाजक का काम करती है। ठीक है, समझ में आया। और इसी उच्च भूमि को ही हम क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है, अलग करने का काम करेंगे। एकदम नॉर्मल सी चीज़ है कि जो पानी है, जो जल है, वो ढाल का अनुसरण करेगी। किसका अनुसरण करेगी, स्लॉप का अनुसरण करेगी, ढाल का अनुसरण करेगी। तो जिधर उसे ढाल मिलेगा वो उधर ही जाएगी। ठीक है। हमने सुना है कि जो मछलियाँ होती हैं वो पानी की विपरीत दिशा में चढ़ती हैं, मतलब पानी का फ्लो ऐसे है तो मछलियाँ इधर चढ़ करके जाएंगी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब पानी के साथ ऐसा नहीं है कि पानी ऊंचाई पर चढ़ता है, वो हमें ढाल पे ही मिलेगा, मतलब जिधर स्लोप रहेगा पानी उधर ही जाएगा। ठीक है। तो अगर बीच में कोई उच्च भूमि आ गया, दो नदियों का भले उद्गम स्थान एक ही है, अगर उच्च भूमि आ गया तो वो उन दोनों को बांट देता है। जैसे मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती हैं लेकिन तीनों अलग अलग दिशा में जाती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ऐसा नहीं है कि वो एक साथ बह करके आ रही हैं। ठीक है। चलिए तो आगे स्लाइड पे चलेंगे और अब हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में अपवाह तंत्र। भारत में अपवाह तंत्र, कितने तरह का अपवाह तंत्र काम करता है। चूँकि हम जानते हैं कि जो नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थान हमने पढ़ा था, या हम मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ है कि या तो वो हिमालय से निकलेंगी या प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ मैदानी क्षेत्र से निकलते हैं। ठीक है। लेकिन ओवरऑल हम पूरे अपवाह तंत्र को, भारत में पूरे अपवाह तंत्र को सिर्फ 2 बेसिस पे बांटते हैं। एक तो हिमालय की नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही कॉमन है, हमें इनके अंतर थोड़े से पता होने चाहिए। ठीक है। एक साइड हम हिमालय की नदियाँ लिख लेते हैं और दूसरा हम लिख लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है। अब एक एक ऐसी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट, ऐसे छोटे छोटे चीज़ जो आप सबको पता है लेकिन आप सब भूल जाते हो। ठीक है, भूलते नहीं हो लेकिन पूछने पे याद नहीं रहेगा। जैसे हिमालय की नदियाँ क्या होंगी, सबसे पहली बात ये है कि हिमालय पे होता है बर्फ़। ठीक है। तो यहाँ पर जब बर्फ़ होगा तो उसी बर्फ़ से नदियाँ बनती हैं, यानी कि जो हिमालय की नदियाँ होंगी वो होती हैं सतत वाहिनी। सतत वाहिनी मतलब क्या होता है, ये वर्ष में कभी सूखती नहीं है। ठीक है, हमेशा इसमें पानी रहेगा। लेकिन प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं ये सतत वाहिनी नहीं होती हैं, यानी कि
कभी कभी इसमें पानी क्या होता है, सूख जाया करता है। ठीक है। दूसरी चीज, हिमालय की नदियाँ सतत वाहिनी है, यानी कि इसमें जल धारण क्षमता अधिक रहेगी, पानी अधिक ये अपने पास रखेगा, और इसीलिए ये नदियाँ बहुत ही लंबी होती हैं। कैसी होती हैं, लंबी नदियाँ होती हैं। ठीक है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं ये आपकी लंबी नदी नहीं होती है, छोटी नदियाँ होती हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ की नदियाँ जो होती हैं अपने साथ ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, मैक्सिमम मात्रा में हम कह सकते हैं कि गाद लाती हैं, सिल्ट लाती हैं। ठीक है। ये क्या होता है, जब नदियाँ चलती हैं पहाड़ों पर तब अपने साथ बहुत सारे कटाव करते हुए चलती हैं। ठीक है। कटाव कहने का सेंस है इनके साथ धारा रहेगा, ढाल तेज होता है। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होगा, ढाल तेज होगा, स्पीड से पानी आएगा तो वो काटेंगी, मिट्टी को काटेंगी, पत्थरों को काटेंगी, तो वो अपने साथ छोटे छोटे मिट्टी की कण लेकर के आते हैं। ठीक है। गाद और सिल्ट ज़्यादा लाते हैं, जो ला करके उत्तरी मैदान में निक्षेपित करते हैं, जो आज हम उत्तर भारत देखते हैं, उत्तरी मैदानी क्षेत्र, इसी का कारण है। और ये मृदा कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ ढाल कम है, पठार है, ऐसा नहीं है पर्वतों की तरह यहाँ पर इस तरह के स्लॉप मिल रहे हैं, यहाँ पे इस तरह के ढाल मिलते हैं। नदियाँ धीरे धीरे बह कर के आ रही हैं, कम कटाव कर रही हैं, इसीलिए कम वो अपने साथ गाद और सिल्ट लाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर उपजाऊ भूमि की क्या होती है, कमी होती है। उपजाऊ भूमि की क्या रहेगी, कमी रहेगी। ठीक है। समझ में आया। दूसरी चीज़ें, जब इनके पास पानी अधिक है तभी तो हम इनके पानी को बांध बना करके रोक सकते हैं। ठीक है। ज़्यादा बांध इसीलिए आपको हिमालयी नदियों पर मिलेंगे, कम बांध आपको कहाँ मिलते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों पर मिलते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अंतर कर सकते हो हिमालयी नदियों के बारे में, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, कि इनके बीच में क्या अंतर हो रहा है। ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके स्क्रीन पर एक इमेज लगा हुआ है और यहाँ पर एक शब्द लिखा है गार्ज। क्या लिखा है, गार्ज। गार्ज क्या होता है इसको हम जानेंगे। ये इमेज जो है ना, ये एनसीईआरटी के बुक से मैंने लिया है। ठीक है। गार्ज क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये आप जानो ना कि मुख्य रूप से जो गार्ज का निर्माण करते हैं ये हिमालयी नदियाँ करती हैं। कौन सी नदियाँ करती हैं, हिमालयी नदियाँ करती हैं। क्यों, देखिए मैंने आपको बताया कि हिमालयी नदियों में ढाल है। ठीक है। ढाल कहने का मतलब भाई वो नदी अपने बहुत तेजी से गिर रही है, पर्वतों से गिर रही है, तो जब गिरेगी, ठीक है, जब पर्वतों से गिरेगी तो क्या करेगी, उसके पास स्पीड होगा। ठीक है। उसके पास बहुत तेजी वाला गति होगा, तो गति रहेगा तो उसमें एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है। ठीक है। एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, तो वो कटाव कर रही है। मैंने ये भी बताया कि क्या करेगी, कटाव करेगी, तभी तो सिल्ट और गाद ला रही है। अच्छा, इसी कंडीशन में ये कटाव करने लगती है पहाड़ों का। जैसे ये कोई पर्वत है, ये कोई पर्वत है, इसके पीछे भी कोई पर्वत था। अब इस पर्वत से अगर नदी निकली है, ठीक है, यहाँ से नदी निकल रही है और वो ढलान इसी तरफ उसको मिल रहा है तो वो आना चाह रही है, लेकिन यहाँ तक आई और पता चला कि अब यहाँ पर ढलान थोड़ा कम हो गया है, वो काटेगी। ठीक है। तेजी से आएगी और इनको काटेगी। तो कह सकते हैं कि जब पर्वतों को काट करके बीच से वो रास्ता बनाती है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये एक पर्वत का हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा, इधर भी एक पर्वत का हिस्सा नज़र आ रहा है, पीछे भी आप देख सकते हो एक पर्वत का हिस्सा नज़र आ रहा है, और बीच से पानी बहता हुआ आ रहा है। ठीक है। बीच से क्या आ रहा है, पानी बहता हुआ आ रहा है। तो ये क्या है, नदियों के द्वारा किया गया कटाव है। नदियाँ क्या कर रही हैं, कटाव कर रही हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि नदी के द्वारा पर्वतों को काट कर बने
या बनाए रास्ते को गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? समझ में आ गया गार्ज किसे कहते हैं? गार्ज इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदियां गार्ज का निर्माण करती हैं, तो याद रखेंगे कि जो हिमालयी नदियां हैं ये क्या करती हैं? गार्ज का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? गार्ज का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में गार्ज ही कहते हैं। ठीक है, बस इंग्लिश में आप स्पेलिंग लिख दोगे GORGE, ये इंग्लिश हो गया और ये हिंदी हो गया। ठीक है, गार्ज ही कहते हैं दोनों भाषाओं में। तो अब इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अच्छा, अब आगे हम चलेंगे, गार्ज के बाद देखेंगे और सारी चीज़ें क्या है। यहाँ हम थोड़ा सा एक नॉर्मल सी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर बनी हुई हैं, मैं इसे डिटेल में थोड़ा समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कुछ और चीज़ें नदी के बारे में, फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और यहाँ पर लिखा है लोअर कोर्स। यानी कि जो नदियाँ होती हैं ना, नदियाँ जो होती हैं वो हम 3 भागों में बांटते हैं। अपर कोर्स मतलब ऊपरी भाग हो गया। ठीक है, ऊपरी भाग हो गया। मिडिल कोर्स हो गया मध्य भाग। ठीक है, मध्य भाग। और लोअर कोर्स हो गया निचला भाग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो नदियां होती हैं उनको पहले हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। कितने भाग में डिवाइड करेंगे? 3 भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऊपरी भाग में जो नदी का ऊपरी भाग होता है वहां पर नदी का सोर्स होता है, यानी कि हम कह सकते हैं नदी का स्रोत होता है। नदी का क्या होता है? स्रोत होगा। यानी नदी जहाँ से निकलती है वो वाला क्षेत्र नदी का ऊपरी भाग होता है। ठीक है, नीचे आएंगे। जब नीचे आते हैं तब नदियाँ विसर्प बनाना शुरू करती हैं। विसर्प क्या होता है? विसर्प होता है। देखिए, जब पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं तो बहुत ज़्यादा वो मुड़ मुड़ के नहीं चलती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा मैदानी क्षेत्र में आएंगी, थोड़े समतल क्षेत्र में आएंगी, तो नदियाँ इस तरीके से मुड़ करके चलना शुरू करती हैं। कभी नदी सीधे ऐसे नहीं आती, वो इस तरह से बहना शुरू करती है। तो ये जो मुड़ती है इसी को हम क्या कहते हैं? मेंडर कहते हैं या फिर विसर्प कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? विसर्प कहेंगे। ठीक है, तो कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए विसर्प क्या होता है, तो नदियों का जो घुमावदार रास्ता होता है, ठीक है, नदियों का जो घुमावदार रास्ता होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। अच्छा, अब देखिए ये मिडिल भाग में होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर एग्जाम में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बना ना तो पूछ सकता है आपसे कि नदी अपने किस भाग में विसर्प का निर्माण करती है। तो नदी अपने मध्य भाग में, कहाँ पर? नदी अपने मध्य भाग में विसर्प का निर्माण करेगी। और जब हम नीचे आते हैं निचले भाग में, तो यहाँ पर नदी 2 चीज़ों का निर्माण करती है। एक ऑक्सबो लेक, जिसे हम गोखुर झील के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोखुर झील के नाम से जानते हैं। और एक बनाती है डेल्टा। एक क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। गोखुर झील क्या है? जब नदी इस तरीके से विसर्प के साथ बहना शुरू करती है और एक टाइम के बाद नदी जब अपना रास्ता बदल करके ये वाला छोड़ दिया पानी और फिर से ये यहीं से मिल गई, ठीक है, नदी अब ऐसे बहना शुरू कर दी, तो ये जो पानी का एरिया उसने छोड़ा वो इस तरीके से क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो नदी इस तरीके से बह करके आ रही थी। शायद पहले नदी यहाँ से मुड़ी थी, लेकिन इसने ये वाला पूरा क्षेत्र छोड़ दिया और अपना रास्ता दूसरी तरफ से कर लिया। तो नदी ने ही इस तरीके का शी आकार का, सी उल्टा भी बनेगा, अभी कोई जरूरी नहीं है शी किधर से बन रहा है, इस आकार का अगर कोई झील का निर्माण कर देती है तो उसे हम गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। और फिर नदी जब आगे आती है और समुद्रों में मिलने से पहले, समुद्रों में मिलने से पहले हिमालयी नदियाँ जो हैं, हिमालय की जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, डेल्टा क्या होता है?
आप देख सकते हो कि पानी कुछ ज़्यादा, जो ब्लू वाला आपको एरिया दिख रहा है वो पानी का है, ग्रीन वाला मैदान है। तो पानी जब बह रहा है ना तो ऐसे लाइन से नहीं बह रहा है, बीच बीच में आप देख सकते हो ग्रीन त्रिभुजाकार वो मैदान का निर्माण कर दे रही है, और इसी को डेल्टा कहते हैं। यानी कि जब नदी जो है समुद्रों में गिरने से पहले इस तरीके से बह करके आ रही थी, समुद्रों में गिर रही है, ठीक है, यहाँ से चली गई, यहाँ से चली गई, इधर से आ गई, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि बीच में वो ये वाला क्षेत्र जो है वो त्रिभुजाकार एक मैदान बना रही है। त्रिभुजा क्या बना रही है? मैदान बना रही है। और यही त्रिभुजाकार मैदान क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है, ठीक है। दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां भी डेल्टा का निर्माण करती हैं और कुछ नदियां एक्शोरी बनाती हैं, ठीक है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डेल्टा शायद समझ में आ गया होगा आपको कि डेल्टा किसे कहते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि नदियों के 3 भाग हैं, ऊपरी, मध्य और फिर निचला, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि स्रोत कहाँ है? ऊपरी भाग में, मध्य भाग में विसर्प बनाएगी, निचले भाग में गोखुर झील, ठीक है। ये वाला एक तरीके से आप समझ सकते हो, इसके नीचे क्या है? निचला भाग है। तो निचले भाग में, ठीक है, निचले भाग में गोखुर झील और किसका निर्माण करेगी? डेल्टा का। इस चीज को याद रखेंगे कि जो गोखुर झील है और जो डेल्टा है, इसका निर्माण हमेशा निचले भाग में ही होता है। रीजन है इसका भाई, जैसे जैसे ये निचले भाग में आएगी इसका ढाल कम हो रहा है। आप यहाँ मैप से देख सकते हो, ये हमें दिखा रहा है, ये जो आपके स्क्रीन पे जो चित्र बना हुआ है ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ढाल अधिक है, ये ऊंचाई आपको दिखा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऊंचाई बता रही है, ढाल कम हो रहा है, और आप इधर देखो तो ढाल क्या हो रहा है? और कम हो रहा है। तो ढाल जब कम होता है, मतलब जब ढलान कम होगा, स्लॉप कम होगा, तो इसी कंडीशन में नदी अपना रास्ता भी बदल लेती है, पानी के बहने का सही इलाका नहीं रह जाता है, ठीक है। इसके पास ज़्यादा सारे मृदा हो जाएगा, गाद हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, चल नहीं पा रही है, ठीक है। ये नदी अब उतना क्लीन इसको रास्ता नहीं मिल रहा है, इसके पास खुद ही इतना सारा बोझ हो गया है कि वो निक्षेपण करना शुरू कर देती है, ठीक है। उस मिट्टी को छोड़ेगी, उस गाद को, सिल्ट को छोड़ेगी, तो रास्ते में उसके अवरोध आना शुरू होता है, ठीक है। अब बैरियर लगा है, अवरोध आया है, तो रास्ता तो बदलना ही पड़ेगा ना। रास्ता बदल दी, जब रास्ता बदलेगी तभी वो गोखुर झील भी बनेगा, और तभी क्या होगा? जब और आगे आएगी और भी मृदा का निक्षेपण करेगी, तभी तो ये त्रिभुजाकार मैदान बनेगा, और तभी ये किसका बनाती है? डेल्टा बनाती है। और इसलिए याद रखेंगे, गोखुर झील और डेल्टा हमेशा निचले भाग में, मध्य भाग में हमेशा विसर्प होता है, और स्रोत जो होता है वो ऊपरी भाग में होता है, ठीक है। चलिए, और अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हिमालयी नदियों के बारे में, क्योंकि हमने पढ़ा कि नदियाँ 2 तरह से हम पढ़ेंगे, वो नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं और वो नदियाँ जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, ठीक है। अच्छा, हिमालयी नदियों के बारे में अब देखा जाएगा। हिमालयन रिवर के बारे में क्या लिखा गया है? हिमालय की नदियाँ, हिमालय की प्रमुख नदियों में, ये पैराग्राफ थोड़ा नीचे करना था। हिमालय की प्रमुख नदियों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ये नदियाँ लंबी हैं, ध्यान से बात को सुनिएगा। ये तीनों नदियों के बारे में कहा जा रहा है, या सिंपली जानो कि पूरी हिमालयी नदियों के बारे में कहा जा रहा है। ये नदियाँ लंबी हैं, कई बड़ी और महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ इनमें आकर के क्या होती हैं? शामिल होती हैं। यानी कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में कई और भी बड़ी नदियाँ आकर के शामिल होती हैं। चूँकि हिमालय की सभी नदियाँ, मैक्सिमम नदियाँ बड़ी ही हैं, क्योंकि उनको पानी मिलता रहता है हिमालय से। एक नदी को उसकी सहायक नदियों के साथ एक नदी प्रणाली, नदी सिस्टम या नदी तंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या नदी तंत्र होगा? एक नदी और उसकी सहायक नदियाँ, यानी कि अ रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ, मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। इनको मिला करके ही हम क्या कहेंगे? रिवर सिस्टम या नदी तंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो रहा सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी का पूरा डिटेल कि सिंधु नदी का उद्गम कैसे होता है, कहाँ से होता है और कैसे निकलती है। एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे, और साथ में ये जो मैप दिया गया है इसे देखेंगे, सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। सबसे पहले क्या लिखा गया है? सिंधु नदी
तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है जो हम सबको पता है, ठीक है, कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, आप इस तरीके से जब देखोगे तो ये तिब्बत, ये वाला क्षेत्र पड़ा, ये मानसरोवर झील है, और यहीं से क्या होता है, यहीं से सिंधु नदी का उद्गम है। ठीक है, और पश्चिम की ओर बहते हुए यह लद्दाख में प्रवेश करती है। आप देख सकते हो कि ये सिंधु नदी जो है ये पश्चिम का क्षेत्र है, इस तरीके से बहते हुए ये कहाँ पर प्रवेश कर रही है, लद्दाख में प्रवेश कर रही है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि नदी ढलान का अनुसरण करती है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के माइंड में चलेगा, यहाँ तो पर्वत है, ठीक है, तो ये कैसे इधर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर्वत है और यहाँ भी पर्वत है। मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर कैलाश शिखर है, कैलाश शिखर के कंपैरिजन में इधर का क्षेत्र ढाल है। ठीक है, समझ में आया। इसलिए जो नदी निकलेगी वो कहाँ बह करके जाएगी, पश्चिम की तरफ बह करके जाएगी, लद्दाख में प्रवेश करेगी। और यहाँ पर ये कई कंठ, अब देखो कंठ यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे कंठ कहने का सिंपल सा मतलब है गार्ज। ठीक है, गार्ज का ये निर्माण करती है। ठीक है, गार्ज का निर्माण करती है, इस चीज को याद रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है। ठीक है, गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज, अब आपको पता चल गया क्या होता है, पहाड़ों को काट करके रास्ता बनाएगी। तभी तो हम पढ़ते हैं कि कहाँ पर नदियों के द्वारा बनाए गए ऐसे बहुत सारे दर्रे हैं। ठीक है, दर्रा, ये भी शब्द याद रखिएगा, आगे आएगा ये भी, दर्रे, ये नदियों के द्वारा ही बनाए गए रास्ते होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम गार्ज भी कहते हैं, कंठ भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब इसकी सहायक नदियां क्या क्या हैं, जश्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। ठीक है, ये ऐसी नदियां हैं जो कश्मीर के क्षेत्र में इनसे आकर के मिलती हैं। ठीक है, अब इसे नोट डाउन करो, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इनकी। सिंधु बाल्टिस्तान में और गिलगिट से होकर बहती है। ठीक है, और अटक के पहाड़ों से निकलती है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शब्दों को लिखा गया है, समझने की चीज़ें हैं यहाँ पर, जितना ज़्यादा आप समझ सको। ठीक, तो यहाँ पर समझना क्या है, सिंपल आप जानो कि ये लद्दाख में प्रवेश कर रही है, और गिलगिट, ठीक है, गिलगिट की चीज़ को मत भूलिएगा, गिलगिट वाला जो शब्द है इसे याद रखिएगा कि इस क्षेत्र से होकर के वो क्या करती है, बहती है। और फिर इसमें और भी नदियाँ मिलती हैं, कौन कौन सी, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम, मिल करके पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में प्रवेश करती हैं। यानी कि पहले सतलज, व्यास, रावी, चिनाव और झेलम ये आपस में मिलेंगी, ये पांचों नदियां आपस में मिलेंगी। और सिंधु में कब मिलेंगी, पाकिस्तान में जाकर के मिठानकोट नाम का एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर ये पांचों नदियाँ किस में मिलती हैं, सिंधु नदी में मिलती हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर दो तरह से नदी मिल रही है। पहली जो नदियाँ मिल रही हैं ये हमारे कश्मीर के क्षेत्र में ही मिल रही हैं, जिसमें जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा है। ठीक है, चार नदियों के नाम नोट करें, जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ठीक है, ये कश्मीर के क्षेत्र में मिल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के क्षेत्र में आकर के सतलज, व्यास, रावी, चिनाव और झेलम मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं, अब देखो ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी ऐसे बह करके आ रही है। ठीक, यहाँ पर देखो, अब आप झेलम है, झेलम क्या डायरेक्ट सिंधु में मिली है, नहीं, झेलम ये आकर के चिनाव में मिल रही है, और चिनाव में भी ये भारत से बाहर आकर के मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से। फिर रावी नदी आकर के चिनाव में मिल रही है, यहाँ पर सभी नदियाँ जाकर के चिनाव में पहले मिल रही हैं। ठीक है, ब्यास नदी डायरेक्ट चिनाव में नहीं, ब्यास नदी डायरेक्ट पहले सतलज में मिल रही है, और फिर ये सभी नदियाँ सतलज में मिल रही हैं। यानी कि चिनाव भी, झेलम भी, रावी भी, ये सब नदियाँ सतलज में मिल रही हैं, और सतलज जाकर के फिर कहाँ मिल रही है, सिंधु नदी में मिल रही है। और जहाँ पर ये मिल रहे हैं, इससे ये पाकिस्तान का मिठानकोट है। कौन सा जगह है, मिठानकोट है। तो एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हुआ कि सिंधु नदी से ये सारी नदियाँ जो हम पंचनद कहते हैं, ये सारी नदियाँ भारत में नहीं मिलती हैं, बल्कि कहाँ मिलती हैं, पाकिस्तान में मिलती हैं।
ठीक है, मैं इसे एक शॉर्ट में एक अलग से मैप बना करके आप लोगों को दिखा दे रही हूँ ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं आपको। ठीक है, ये देखिए, ये सिंधु नदी आ रही है, बह करके इस तरीके से जा रही है। ठीक, तो सिंधु में हमने पढ़ा है कि जो निब्रा है, श्योक है, जास्कर है, हुंजा है, ठीक है, ये कश्मीर के क्षेत्र में ही मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर से इस तरीके से मिल जाती है। तो ये नदियों के बारे में आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन सहायक नदियाँ जब दी जाती हैं ना, तब ये पूछ ली जाती हैं कि सहायक नदियाँ कौन सी इसमें हैं, तो उस टाइम पे हमें भूलना नहीं है। अब देखिए, यहाँ से आ रही थी एक दूसरी नदी सतलज, ये सतलज नदी आ रही है। सतलज को हम डायरेक्ट ला करके पहले यहाँ मिला देते हैं, लेकिन इसी सतलज में एक दूसरी नदी यहाँ पर, छोटी सी नदी, बहुत छोटी नदी है, व्यास, बहुत छोटी नदी है व्यास, आकर के मिल गई। ठीक है, इसी के ऊपर आप देखोगे एक चेनाब नदी आ रही थी, लेकिन इस चेनाब में इसके ऊपर से मिलेगी झेलम, इसके ऊपर से क्या मिलेगी, झेलम। और इसी चेनाब में अगर आप देखोगे तो नीचे से एक नदी आकर के मिलेगी राबी, क्या मिलेगी, राबी। ठीक है, और ये सब जा करके कहाँ पर मिलेंगी, ये सब पहले जा करके सतलज में मिलेंगी, सतलज में मिलेंगी, और ये सतलज जा करके फिर कहाँ मिलेगी, सिंधु में मिलेगी। ठीक है, क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया। और इस तरीके से आप देख सकते हैं इस वाले मैप को अगर, तो ये पूरा ऐसा क्षेत्र है जो सिंधु तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये पूरा इलाका जो मैं रेड कलर से मैंने इसको घेर दिया है, ये पूरा सिंधु नदी का बनाया गया क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर है। अगर हम एक शॉर्ट में देखना चाहें कि सिंधु की सहायक कौन कौन सी हैं, देखिए एकदम याद होने वाली चीज है। सबसे पहले हुंजा लिख लीजिए, ठीक है, फिर क्या था, श्योक, फिर क्या था, नुब्रा। ठीक है, अच्छा एक ज से कुछ नाम था, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है। और फिर इसके बाद हम नीचे अगर देखें तो झेलम हो गया, चेनाब हो गया, राबी हो गया, व्यास हो गया, और सतलज हो गया। ठीक है, देख लो आप लोग, एक ही झटके में आपको टोटल 9 नदियों के नाम याद हो गए, टोटल 9 नदियों के नाम याद हो गए। जास्कर नहीं, जस्कर है, इस चीज़ को याद रखिए, जस्कर है। ठीक है, जास्कर दूसरा है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, वो दूसरा है। ठीक है, पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में, ये जस्कर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, तो टोटल हमने 9 सहायक नदियों के बारे में देखा, कहाँ से किस तरीके से आके मिल रही हैं, शायद आपको समझ में आया होगा। और इस पे जो नहर परियोजना है, या जो भी कह सकते हैं नदियों पे जो बनने वाले बांध वगैरह हैं, तो जब हिमालयी नदियों को हम ख़त्म करेंगे तो उसी टाइम पे हम पढ़ लेंगे, और दक्षिणी भारत की नदियाँ, इन सबको जब ख़त्म करेंगे तो तुरंत ही हम पढ़ लेंगे कि इसमें कौन कौन सी झीलें आ रही हैं, बनाई गई हैं कृत्रिम झीलें, या कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसको अभी होल्ड डाउन करते हैं। चलिए, तो आगे इसके बारे में देखते हैं, सिंधु नदी के बारे में। मिठानकोट में सभी नदियां हमारी आकर के मिल गई। अब आगे क्या लिखा गया है कि फिर सिंधु कहाँ बहेगी, दक्षिण की तरफ। अभी तक जब सिंधु चली थी तो पहले ये चली थी पश्चिम, लेकिन अब इसका डायरेक्शन, इसकी दिशा क्या हो गई, इसकी जो दिशा हो गई वो हो गई है दक्षिण। ये दक्षिण की तरफ चलेगी, और फिर कराची के पूर्व में अरब सागर में ये मिल जाती है। ठीक है, कहाँ मिलती है, अरब सागर में मिलती है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर की है, 2900 किलोमीटर की है। ठीक है, सिंधु नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में आती है, लॉन्गेस्ट रिवर में इसकी काउंटिंग होती है, क्योंकि लंबाई आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंधु बेसिन का 1/3 से थोड़ा अधिक, ठीक है, 1/3 से हम कह सकते हैं थोड़ा सा अधिक जो हिस्सा है वो भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है। यानी कि हम कह सकते हैं ज़्यादा हिस्सा नहीं, ठीक है, मतलब एक थोड़ा ही हिस्सा हमारे भारत में है, और ज़्यादातर हिस्सा सिंधु नदी का कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। इसीलिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं सिंधु घाटी के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो आपको वहाँ पर समझ में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो ज़्यादातर चीज़ें हैं, या जो भी हम कह सकते हैं नगर का मिलना है, वो सब पाकिस्तान में है।
उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ज़्यादातर जो नदी का हिस्सा है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नोट करके इसे लिखेंगे क्या है ये। तो आप देख सकते हैं लिखा गया है सिंधु जल संधि या सिंधु जल समझौता के नाम से इसे हम जानते हैं। 1960 में हुआ था ये। ठीक है, और इसमें कुछ नियम बनाए गए थे। वो नियम क्या था कि हम सिंधु नदी के कुल जल का केवल 20% ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ 20% ही पानी हम सिंधु नदी का प्रयोग करेंगे, और इस पानी का उपयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण और पश्चिमी भागों की सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था। इस समझौते के अनुसार भारत कितना प्रतिशत पानी कुल नदी मतलब सिंधु नदी का प्रयोग कर सकता है, केवल 20% कर सकता है। ठीक है, अच्छा कभी कभी ये भी बोला जाता है भारत की तरफ से कि हम सिंधु के पानी को रोक लेंगे। नहीं रोक सकते हैं, पानी बहुत ज़्यादा है सिंधु के पास। अगर वो पानी को रोकते हैं, बाई चांस मान लो कि वो सिंधु के पानी को इस तरह से यहाँ पर वो होल्ड करते हैं ना, तो बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, वो सिंधु के पानी को नहीं रोक सकते हैं। ठीक, क्योंकि वो पानी को अगर वो रोक लेंगे ना, तो ये इलाका मैदानी क्षेत्र नहीं है, ये पहाड़ी इलाका है। इनके पास ये नहीं है कि वो पानी को सोख लेगा, या हम कह सकते हैं पानी का वो इतना सिंचाई कर लेंगे या उपयोग कर लेंगे, या इस तरीके का वो बांध बना लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी कंडीशन गलत है। और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें सिंधु जल समझौते के बाद अब हमें पढ़ना है गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो कल की क्लास में यानी कि इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे, तो पूरा हिमालय की नदियाँ समाप्त हो जाएंगी। ठीक है।